हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आलोक शंकर और आप सभी का पीएन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम आपके सामने में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर से वापस आ गए हैं। होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर में है और आप स्क्रीन के ऊपर में एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डिक्टेट करता हूं कि हमारे पास ये काफी फेमस प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है और ये रॉड जो है ना ये जो आपके पास स्ट्रिंग दिख रहे हैं ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रहे हैं वो मासलेस है और साथ में इनएक्सटेंसिबल भी है। कैसा है ये? इनएक्सटेंसिबल भी है। चाहे आप मान लीजिए कि इसको ए बी नाम दे दिया मैंने और इसको मैंने सी डी नाम दे दिया, तो ये दोनों के दोनों रॉड चाहे वो ए बी हो चाहे वो सी डी हो, दोनों के दोनों रॉड जो है वो मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। ओके, तो सवाल ऐसा पूछा गया है कि इस वाले रॉड में फाइंड द टेंशन इन द रॉड, फाइंड द टेंशन इन द रॉड ए बी व्हेन a string CD कट। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया, जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया CD को, तो बताइए कि जस्ट आफ्टर द कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग CD व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB। ठीक है, तो यही सवाल है और इसमें रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट लगा हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप सबसे पहले इस पूरे बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा होगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, तो जैसे इस रॉड को आपने काट दिया, बेहतर है आप स्ट्रिंग बोलिए, इस जैसे आपने इसको कट कर दिया तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, ये जो भी टेंशन रहा होगा इसमें टेंशन जीरो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और इसमें कोई ना कोई टेंशन का फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको हमने क्या बोल दिया है, टी बोल दिया है। अब ये टी टेंशन को अगर आप देखोगे तो इस पूरे बॉडी का एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चलता है आपको। तो इसको मैं थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास क्या है, रॉड है। अब इस रॉड पे सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि हमारे पास एक टेंशन का फोर्स इधर के तरफ लगने वाला होगा। एक्चुअली दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड, तो इसलिए टेंशन इससे हमेशा क्या जाएगा, दूर जाता हुआ दिखेगा। और आप सोचो कि अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 37 डिग्री। तो यहाँ पे भी मैं इस एंगल को कितना दिखा दे रहा हूं, 37 डिग्री दिखा दे रहा हूं। अगर इस पूरे टेंशन के कंपोनेंट को देखेंगे तो एक तरफ आपका जो टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज टी कॉस 37 आ जाएगा। और टी कॉस 37 में आपको पता है कि आप cos 37 का वैल्यू 4/5 लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो टेंशन होने वाला है वो 4t/5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t/5 हो जाएगा, क्योंकि sin 37 कितना होता है, वो सिंपल 3/5 होता है। अब सवाल ऐसा है कि ये रॉड जो है आपके पास एक ग्रेविटी में रखा गया है, तो जब ये ग्रेविटी में रखा गया है तो आप इस पे mg भी लगाने वाले हो, तो यहाँ पे आपके पास एक mg का फोर्स भी नीचे की तरफ लग जाने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया है ना, तो ये जो पूरा का पूरा रॉड है ना, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। और अगर आपको रोटेशनल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट याद है तो आपको पता है कि व्हेनेवर एनी बॉडी इज फ्री टू मूव, अगर किसी बॉडी को आपने पूरा मूव कर दिया कि आप रोटेट करो, तो दैट बॉडी ऑलवेज रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई भी बॉडी का जो रोटेशन है ना उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी को इनिशियल रोटेट करने में ज्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बट इफ द रेसिस्टेंस इज वेरी लेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी लेस, देन बॉडी इजीली रोटेट्स। और हमको पता है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज ऑलवेज मिनिमम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि नहीं है? जितने भी आपके पास एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है, उसके क्रॉस सेंटर ऑफ मास का जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे ज्यादा कम होता है। तो अगर आपने किसी बॉडी को फ्री छोड़ दिया तो हमेशा वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये बॉडी भी आपके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा और कुछ इस तरीके से एक एक्सेलरेशन जनरेट करेगा जिसका नाम क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है। अब सवाल ऐसा है कि ये बॉडी तो रोटेट करेगा तो अल्फा से रोटेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका
अल्फा है। लेकिन आप सोचो कि क्या इस बॉडी में कुछ और एक्सेलरेशन नहीं आएंगे? हाँ, क्योंकि ये बॉडी पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो mg इसको नीचे की तरफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। तो लेट अस टेक कि ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ay लीनियर एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन भी लग गया है। और आप देखोगे तो एक और मैं इधर की तरफ मान लेता हूं ax। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि ax और ay होगा? ऐसे इंट्यूशंस तो यही कहती है कि ax और ay जरूर होगा, क्योंकि जैसे ये स्ट्रिंग को काटेंगे ना तो ये बॉडी रोटेट भी करेगा और ये बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा। मतलब दैट बॉडी सम वे कि आप बोल सकते हो इट इज इन द जनरल मोशन। जनरल मोशन मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एज वेल एज द रोटेशन। मिक्सिंग है ये मोशन, ठीक है क्या? प्लेन मोशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो इधर की तरफ आपके पास एक्सेलरेशन लग जाएगा ax और इसके नीचे की तरफ जो आपके पास एक्सेलरेशन लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? ay। अब आपने पूरा फ्री बॉडी डायग्राम आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब बारी है इक्वेशंस को लिखने की। तो अब मैं इक्वेशंस आपको लिख के बताता हूं कि इसमें इक्वेशंस कैसे लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि क्या मैं फोर्स इक्वेशन लिखने की बात कर रहा हूं? यस, फोर्स इक्वेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला इक्वेशन क्या आएगा? मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कि पहला तो mg नीचे फोर्स लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में 3t/5 फोर्स लग रहा है। तो y डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं तो ऐसा कुछ होने वाला है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रहा है 3t/5 और ये पूरा बॉडी किससे एक्सेलरेट कर रहा है? ay से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस 3t/5 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और यहां पे क्या हो जाएगा? ay। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन आ गया। और अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात करोगे बच्चे लोग तो यहां पे आपके पास एक फोर्स लग रहा होगा जिसको आपने 4t/5 बोला है और इसी डायरेक्शन में बॉडी का एक एक्सेलरेशन है जिसको आपने ax बोला है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 4t/5 इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हो जाएगा इस तरीके से। क्लैरिटी है क्या? बोलिए। मतलब कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दो इक्वेशन तो हमने मोशन के लिख लिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब तीसरा इक्वेशन क्या करेंगे? आपको पता है कि सेंटर के अबाउट ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है। अगर मैं आपको रॉड को फिर से बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसी स्टोरी है। इधर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था? 3t/5 लग रहा है। इधर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 4t/5 लग रहा है और ये पूरा बॉडी अल्फा से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इफ वी विल टेक द टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लूं तो कितना टॉर्क हो जाएगा? देखिए सिर्फ और सिर्फ ये 3t/5 का टॉर्क होगा आपके पास और 3t/5 का टॉर्क क्या हो जाएगा? 3t/5 इंटू और ये डिस्टेंस कितना है बच्चे लोग बोलो? दिस डिस्टेंस इज सिंपली l/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3t/5 इंटू l/2 और आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। कैसा टॉर्क आएगा? दिस इज ए क्लॉकवाइज टॉर्क। ये बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेगा और इसी के कारण अल्फा भी जनरेट होगा। तो क्या टॉर्क इक्वल टू आप लिख सकते हो आई अल्फा। और देखोगे कि ये जो आपके पास एक्सिस दिख रहा है अंदर की तरफ जो बॉडी रोटेट कर रहा है वो 1/12 ml² हो जाएगा। क्योंकि ये छोटी सी बात आपको जरूर पता होगी कि रॉड के एक्सिस के अबाउट अगर मिडिल पॉइंट पे आप हो तो उसके अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो 1/12 ml² होता है। और यहां पे आप क्या लिख दोगे? अल्फा का वैल्यू लिख दोगे। अगर आप देखोगे तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया आपके पास। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब सोचो कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा तो यहां पे क्या होने वाला है? देखते रहिएगा। ये कहानी कुछ ऐसे होने वाली है। ये सबसे पहले एल ने एल को मार दिया, ठीक है क्या? अब देखिए ये 2 ने इसे 6 से मार दिया। तो जो अल्फा आ रहा है आपके पास 6 3 जा 18t डिवाइडेड बाई और ये हो जाएगा 5 इंटू ml। तो ये आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया है। पर प्रॉब्लम है क्या? वो देखिए, क्या हमारे पास अननोन कितने हैं? क्या हमारे पास एक टेंशन अननोन है, हमारे पास एक एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भी अननोन है, हमारे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी अननोन है और अब तो हमारे पास अल्फा भी अननोन है। आप बोलेंगे सर अल्फा तो नोन है ना। अरे नहीं, अल्फा तो तब निकलेगा जब टेंशन निकलेगा। तो अल्फा भी क्या हुआ? अननोन हो गया। तो हमारे पास 4 अननोन है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितने हैं? 1 2 एंड 3। 4 अननोन एंड 3 इक्वेशन नॉट पॉसिबल। हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और यहां पे ये क्वेश्चन सबसे बेहतर बनता है। अभी तक जो आपने किया है ना वो बिल्कुल आपके पास 12 या 13 स्टैंडर्ड के सवाल हैं। मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जेडब्ल्यू का बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम माना जाएगा। बट अब जो चौथा इक्वेशन है ना वो इस प्रॉब्लम को सबसे बेहतर बना सकते हैं। और वो चौथा इक्वेशन जो हम लाएंगे वो कहां से लाएंगे? ध्यान से देखिएगा। चौथा इक्वेशन जो आएगा वो आएगा कंस्ट्रेंट से। कहां से आएगा बच्चा लोग?
कंस्ट्रेंट से। अब आप देखो कि क्या ये बॉडी रोटेट कर रही है अल्फा से, तो मुझे बताओ कि अगर एक बॉडी अल्फा से रोटेट कर रही है तो यहाँ पे इसके एक वेलोसिटी यहाँ पे इसका एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हेनेवर एनी बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास देन एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे 80 r अल्फा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और अगर ये डिस्टेंस l/2 है तो ये कितना हो जाएगा l/2 इंटू अल्फा, हाँ या ना। सर क्या करोगे इससे, देखते हैं क्या करेंगे। और इधर के डायरेक्शन में आपने पहले से एक्सेलरेशन माना हुआ है ax और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन आपके पास ay। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था एक्सेलरेशन यहाँ पे था ay, आप देखो कि ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और जब भी कोई बॉडी को हम ट्रांसलेशन में ट्रीट करते हैं तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन वही होता है जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। तो चाहे ay यहां लिखो यहां लिखो यहां लिखो, हर जगह पे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ये पहला एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन लग गया। अगर आप देखोगे कि इसमें एक रॉड आ रहा था और रॉड किधर से आ रहा था, रॉड कुछ इधर से आ रहा था जो कि फिक्स था। मैं पूरा रॉड नहीं बना रहा हूं पर मान लीजिए कि इधर से आपके पास एक रॉड था जो फिक्स था जिसमें आपने टेंशन का फोर्स लगाया था। अब आप सोचो कि अगर मैं एंगल देखूं कि एंगल हमारे पास कौन सा था, तो दिस एंगल इज 37 डिग्री सिंपली, ये आपके पास 37 डिग्री था। अब आप मुझे सोच के बताओ कि जब ये बॉड इस तरीके से रोटेट करेगा, जब ये बॉड आपके पास रॉड इस तरीके से रोटेट करेगा तो आप देखना कि हमेशा एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। लेकिन जो भी हो, अगर आप इससे रॉड के लेंथ के एलोंग अगर आप देखोगे ना तो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। कभी देखो ना, अगर ये रॉड को अगर आप रोटेट भी करोगे ना तो इस तरीके से जाएगा। एलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है बिकॉज दिस इज द इनएक्सटेंसिबल एक्सट्रीम। और आप देखोगे अगर मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है तो कभी भी रॉड को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। और इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेच नहीं कर सकते हो तो नेट फोर्स नहीं आएगा, और अगर नेट फोर्स नहीं आएगा तो नेट एक्सेलरेशन एलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसे भी संभव आपके पास नहीं है। तो चौथा कंस्ट्रेंट हम यहीं से निकालने वाले हैं, at = l/2 इंटू अल्फा। और ये तीनों एक्सप्रेशन को देख के कि लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऐसा लिखिए, एलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन इज 0। कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा आपके पास, नेट एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो नहीं होने वाला। अब देखिए कैसे करेंगे। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 80 है, इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज सिंपली 53 डिग्री। तो इधर के डायरेक्शन में आपके पास एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको बोलेंगे l/2 अल्फा और ये हो जाएगा cos 53 डिग्री, हाँ या ना। और ये ax का भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा ax cos 37 डिग्री। और नीचे ay है और ay का एक कंपोनेंट नीचे चला जाएगा। और खुद ही सोचिए कि ये 53 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, ay cos 53 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितने तरीके से आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है। तो इधर का एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा तभी तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। तो चौथा इक्वेशन क्या लिखेंगे, l/2 इंटू अल्फा cos 53 को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, sin 37 को लिख सकते हैं 3/5 प्लस ax cos 37 हो जाएगा 4/5 और इक्वल टू हो जाएगा ay इंटू 3/5। ये आपके पास चौथा इक्वेशन आपके पास बन चुका है। अब इस 4 इक्वेशन को 4 अननोन के साथ सॉल्व कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं थोड़ा सा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3l अल्फा डिवाइडेड बाई 10 और प्लस में आ जाएगा 4ax डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3ay डिवाइडेड बाई 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशंस आपके पास जो है वो चौथा इक्वेशन है, इसको हम बाकी के वैल्यू के साथ पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो आपके पास सिंपली यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा 15 mg डिवाइडेड बाई 52। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए सारे और आपको यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा जो कि कुछ और नहीं है, 15 mg डिवाइडेड बाई कितना होने वाला है, 52 होने वाला है। तो होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो पर्टिकुलर चौथा कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैंने लिखा है ना, ये चौथा कंस्ट्रेंट इक्वेशन इस सवाल को JEE के लेवल का बनाता है। अदरवाइज शुरू के जो 3 इक्वेशंस है वो तो बहुत ही नॉर्मल इक्वेशन है जो कि हमने मोशन इक्वेशन लिखा है। तो ये जो चौथा कंस्ट्रेंट है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली लगाए जाते हैं। आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम में
आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आता है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।